प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने और समझने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि। यह स्वर संधि का पहला भेद है। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः यानी अक प्रत्याहार को कहा गया है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, ड़, री, लरी, क। अ, ई, उ इसमें स्वर है, री और लरी इसमें स्वर है। ये पांचों स्वर ह्रस्व स्वर हैं। व्याख्या है कि जब अक यानी अ, ई, उ, री और लरी के बाद सवर्ण या समान वर्ण आए तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाता है। यह इसकी परिभाषा है। आई से दीर्घ को दीर्घ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में दिया है समझने के लिए। अ धन अ बराबर आ। यहाँ दिया है पूर्व पद और ये है अंतिम पद। पूर्व पद में है परम और अंतिम पद है अर्थी। तो परम के म में अ है, इसीलिए यहाँ पहले ही अ लिख दिया गया है। और अंतिम पद के पहले वर्ण में अ है, यहाँ लिखा गया है अ धन अ बराबर आ। जब परम में से अ निकल जाएगा तो केवल लिखा गया है परम, ऐसे हो जाएगी शब्द की स्थिति, क्योंकि म इसमें से इसमें से निकल गया है तो म में हलंत और यहाँ बचा है रथी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये बच गया परम और यही आ की मात्रा जो है यहाँ आ गया है तो लग गया है परमा और ये र थी इसमें ऐड करके हो गया है परमार्थी। आप एक और तरीके से इसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं परम धन आरथी, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ लिखेंगे परम, इसमें हलंत लगा के इसका अ यहाँ निकाल लेंगे और अर्थी में से अ को यहाँ निकाल लेंगे और रथी को यहाँ साइड में लिख देंगे। अब ये दोनों के मिलने से हो गया आ। ठीक है, अब यहाँ आप लिखेंगे परम और इसी की आ की मात्रा को यहाँ जोड़ देंगे और इसे हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे रथी, जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा परमार्थी। यानी अ और अ के मिलने से यहाँ पर आ हुआ है, इसीलिए परम धन अर्थी से परमार्थी बना है। ठीक है, यानी साइड में भी लिख सकते हो, परम में से अ निकाल दो, अर्थी में से अ इधर निकाल दो। यहाँ साइड में भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसे नीचे उतार करके भी लिख सकते हो। ज़रूरत किस बात की है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। दूसरा उदाहरण है देवधन आलयः। देवधन आलयः, देखिए देव के व में अ है और आलया के पहले वर्ण में आ है, तो अ और आ से यहाँ पर बना है आ, इसीलिए यहाँ पर उदाहरण पहले ही दे दिया गया है। जब अ और आ को निकाल दिए तो मूलतः शब्द क्या बचा? देव धन लया, और इस देव में हलंत है और फिर दोनों के जो आ मिलने से ये मात्रा है इसे लगा देंगे देव में तो हो जाएगा देवा और यहाँ लिखेंगे लया, शब्द बन जाएगा देवालय। यानी देवाधन लय की संधि होगी देवालय। अगला एक और उदाहरण है विद्याधन अर्थी।
विद्या धन अर्थी। इसमें पहले वर्ण में आ है, बाद वाले में अ है। विद्या में आ है, यहाँ निकला गया है और अ को यहाँ ले लिया गया है, दोनों को जोड़ने से बना है आ। क्योंकि परिभाषा कहती है कि जब अ के सामने अगर अ आए या आ आए तो आ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा मूलतः शब्द क्या बचेगा, विद्या धन रथी। जैसे ही इस आ को विद्या में लगाएंगे हो जाएगा विद्या, रथी जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्यार्थी। यानी विद्या धन रथी की संधि क्या हो गई, विद्यार्थी। अगला क्या है, विद्या धन आलय। यहाँ पहले वाले वर्ण में भी आ है, बाद वाले वर्ण में भी आ है, दोनों ही पद में आ है। विद्या में आ है, आलय में भी आ है, देख सकते हैं। और आ के मिलने से आ होता है। मूलतः शब्द क्या बचेगा, विद्या धन लय। और जैसे ही ये आ जुड़ेगा विद्या में हो जाएगा विद्या, और लय में संधि करेंगे हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, क्या देखा कि ओ के आगे ओ आने से आ हो जा रहा है, ओ के आगे आ आने से भी आ हो रहा है। ठीक है, आ के आगे ओ आने से आ हो रहा है और आ के आगे आने से आ हो रहा है। यानी परिभाषा स्पष्ट है कि जब ह्रस्व अ के आगे ह्रस्व अ आए तो भी आ होगा, ह्रस्व अ के आगे अगर दीर्घ आ आए तो भी आ होगा, और ह्रस्व अ के आगे आ आए तो भी दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ के आगे अगर अ आए तो भी दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ के आगे अगर दीर्घ आ आए तो भी दीर्घ आ ही होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ह्रस्वई और दीर्घई के संबंधित उदाहरणों के तरफ। यहाँ दिया है ह्रस्वई धन ह्रस्वई बराबर दीर्घई। यहाँ क्या है, ह्रस्वई धन दीर्घई बराबर दीर्घई। और अगला उदाहरण क्या है, दीर्घई बराबर दीर्घई बराबर हो गया है दीर्घई। दीर्घई धन ह्रस्वई बराबर दीर्घई, चारों में दीर्घ ई ही हो रहा है। अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला पद जो है वो है कवि और दूसरा पद है इंद्र। कवि में छोटी ही है, इंद्र में भी छोटी ही है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, इंद्र शब्द हमेशा ह्रस्वई में ही होती है। ठीक है, तो कब यहाँ से ई निकल जाएगा कवि में से, तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी कब, वो में क्या लग जाएगा हलंत, और यहाँ नद्रा हो जाएगा। और जैसे ही ये बड़ी की मात्रा कब में आएगा तो ये हो जाएगा कवि, और नद्रह जुड़ेगा तो यानी कवि और नद्रह की संधि होगी तो हो जाएगा कविंद्र। ठीक है, चलिए अब आगे दिया है ह्रस्वई धन दीर्घई बराबर ह्रस्वई। इसमें कपि धन ईशः, कपि में भी ह्रस्वई है और ईशः में दीर्घई है। ठीक है, दोनों के मिलने से क्या होगा, दीर्घई। दोनों में से ही जब हम स्वर को निकाल लेते हैं तो शब्द कैसा रह जाता है, यानी कप धन शह। और जैसे ही बड़ी की मात्रा जो इससे पहले निकली है वो कप में लग जाता है तो हो जाता है कपि, और श में संधि करते हैं तो हो जाएगा कपीशः। उसके बाद है दीर्घई और दीर्घई बराबर दीर्घई। मही धन ईश्वरः, क्या लिखा है, मही धन ईश्वरः। मही में दीर्घई है और ईश्वरः में भी दीर्घई है, दोनों के मेल से दीर्घई ही होगा। इसीलिए तो इसको पहले लिखा गया है ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए। और इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, जब ह्रस्व दीर्घई दोनों में से निकल जाएगा तो मही कब हो जाएगा मह, और यहाँ स्वरः हो जाएगा। और फिर जैसे ही इस बड़ी को मह में लिखेंगे तो हो जाएगा मही, और ईश्वरः की और स्वरः की संधि होगी तो हो जाएगा महेश्वरः।
उसी तरह से है दीर्घई धन ह्रस्वई बराबर दीर्घई। मही धन इंद्र, मही में है दीर्घई और इंद्र में है ह्रस्वई, दोनों के मेल से होगा दीर्घई। जब दोनों ही मात्राओं को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा मह धन नद्रह, और इसी मह में जैसे ही बड़ी की मात्रा लगाओगे होगा मही धन नद्रह, शब्द बनेगा महिंद्रह। यानी मही धन नद्रह में संधि होगी तो हो जाएगा महिंद्रह। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो है ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ से। यहाँ देखिए ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, ठीक है। और यहाँ है दीर्घ ऊ धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। यहाँ दिया है ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, हो जाएगा दीर्घ ऊ। और अगला एग्जाम्पल जो है वो होगा दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। इस तरह से चारों ऑप्शन यानी चारों उदाहरण दिए गए हैं, बारी बारी से आप सभी को समझना है। पहला पद है भानु धन उदयः। भानु में भी ऊ है यानी ह्रस्व ऊ है और उदय में ह्रस्व ऊ है। दोनों ऊ के जोड़ने से यानी दोनों ऊ की जब संधि होगी तो हो जाएगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा ऐसे लगती है। यहाँ देखिए यही एग्जाम्पल है इसका। अब जब आप दोनों ऊ निकाल देंगे तो शब्द की स्थिति हो जाएगी भान धन दया, और जैसे ही इस भान में आप बड़ा ऊ लगाएंगे तो हो जाएगा भानु धन दया, यानी भानु धन दया की संधि हो जाएगी भानु दया। गलती से भी आप ऐसे भानु दया नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे लिखे तो पूरा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। दीर्घ का मतलब ही है कि आप अगर ई की मात्रा का प्रयोग वाले कर रहे हैं तो उसमें बड़ी ई हो, और ऊ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें बड़ा ऊ हो। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए अगले उदाहरण की ओर देखते हैं। दीर्घ ऊ धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। वधु धन उदयः। वधु के ध में बड़ा ऊ है और उदय में छोटा ऊ, यानी दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों के मिलने से हो गया है दीर्घ ऊ। जब इसमें से ऊ निकाल दिए हैं तो शब्द हो गया वध धन दयाः। तो वध में जैसे ही बड़ा ऊ संधि करेंगे तो हो जाएगा वधु, और दया को संधि करेंगे तो हो जाएगा वधु दया, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आता है, दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर होगा दीर्घ ऊ। लघु धन उर्मी। लघु के ऊ और उर्मी के बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलके होगा दीर्घ ऊ। जब इसमें से ऊ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा लघ, और यहाँ हो जाएगा रमे, ठीक है। और जैसे ही इस बड़ा ऊ को यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा लघु, और रमी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा लघुर्मी। लघुर्मी ऐसे लिखना है, ध्यान रहे। छोटा ऊ अगर जहाँ हुआ तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण है कि दोनों में ही दीर्घ ऊ है। दोनों दीर्घ ऊ होने से यहाँ पे हो गया दीर्घ ऊ। वधु धन उरु। वधु के ऊ में दीर्घ ऊ और उरु के ऊ में भी दीर्घ ऊ, दोनों के मिलने से दीर्घ ऊ, यही उसकी मात्रा है। अब यहाँ जब शब्द में से आप ऊ की मात्रा निकाल दिए हैं तो यहाँ हो गया वध और यहाँ हो गया रूह, और जैसे ही इस ऊ की मात्रा को आप वध में लगाए तो हो गया वधु अधन रूह, तो संधि हो गई वधु रूह। तो बच्चों ये था आपका ऊ से संबंधित संधि। अब आप सीखेंगे री से संबंधित संधि। चलिए री से संबंधित संधि क्या है। री धन री बराबर दीर्घ री।
यानी ये दोनों ह्रस्व री है, छोटी री है, ये भी छोटी री है, ये है बड़ी री। पितृधन ऋणम, तो जब दोनों ह्रस्व एक साथ मिलेंगे तो दीर्घ री हो जाएगा। तो दीर्घ री यहाँ हो गया। अब जैसे इसमें से री निकल गया, पितृ में से, और ऋणम में से री निकल गया, तो स्थिति हो गई पित्त धन ड़म। और जैसे ये पित्त के त में री हो गया और संधि ड़म से हुई तो हो गया शब्द पितृड़म। सेम उसी तरह से है री धन री यानी बड़ी री, ह्रस्व री धन ह्रस्व री बराबर दीर्घ री, मातृधन ऋणम मातृड़म मातृड़म। देखिए मातृ धन ऋणम, यहाँ मात शब्द बचा है, यहाँ ड़म शब्द बचा है। यहाँ पर जैसे ही ये री लगा है बड़ी री तो मातृधन ड़म यानी मातृधन ड़म की संधि हो गई है मातृड़म। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उसको भी देखते चलते हैं। संक्षेप में है, आप लोग इसे विस्तृत तरीके से अपनी क्लास वर्क की कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और इसका अभ्यास भी करिएगा। देखिए शिवधन शिवालय, अब शिवालय की संधि क्या होगी तो शिवधन आलय। और इसको आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पर किसमें से क्या सुधार करके संधि करनी है, ध्यान दें। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जैसे शिवालय। अब प्रश्न ये होगा कि इसका संधि विच्छेद कैसे करें। तो संधि विच्छेद देखिए, दो वर्णों के मेल से, आपने पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब यहाँ दो वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। शिवालय हमने दे दिया है, आप लोग इसका संधि विच्छेद करके और अच्छे से खुद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे शिवधन आलय, संकेत में हमने दे दिया है आप लोग को शिवालय। शिवालय में जब आप विच्छेद करेंगे तो अधन आएगा, यानी शिवधन आलय क्या हो जाएगा शिवालय। इसी तरह से आपका दैत्यारी, इसमें अ दिया है और इसमें अ दिया है, तो आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि पहला शब्द जो है वो होगा दैत्य और दूसरा शब्द जो है वो होगा अरि। दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारिह। ठीक है, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है देवात्मा। और यहाँ देखिए आसानी से समझने के लिए हमने अ धन आ कर दिया है, यानी आप आसानी से समझेंगे कि पहले पद के अंत में देव है और दूसरे के अंत में आत्मा है, तो ये आपका हो जाएगा देवात्मा। क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब उसके बाद दिया है आ धन अ यानी तथास्तु, तो आप ऐसे लिखेंगे तथा धन अस्तु, आसानी से समझ लेंगे। फिर से दिया है महालय, या हमने आ धन आ कर दिया है, आ धन आ यानी संकेत है, यानी पहला पद होगा महा और दूसरा पद होगा आलय। ठीक है, और उसके बाद दिया है वाचनालय। वाचनालय में देखिए अ धन आ है, तो पहला पद जो होगा वो होगा वाचन और दूसरा पद जो होगा वो होगा आलय। तो देखो संकेत के लिए यहाँ जो लिखा गया है वो आपके बड़े काम की चीज़ है। आप अच्छे से समझ करके लिखेंगे तो कोई गलती भी नहीं होगी या सीखने में आनंद भी आएगा। उसके बाद है राम धन आधारः, क्या हो जाएगा रामाधारः। देखो अ और आ है ना। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है आ और आ का, आ और आ का। तो पहला पद क्या हो जाएगा शिक्षा, क्या होगा शिक्षा धन आलयः, दोनों में आ गया। कितनों को समझ में आया, समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजें। ठीक है,
जिसको समझ में आ जाएगा यस लिखकर जरूर भेजें। उसके बाद से है शिक्षालय। शिक्षालय हो गया। अब है गिरीशः। बच्चों इसमें देखो पहले ह्रस्वई है फिर दीर्घई है, यानी आपको गिरी शब्द में हमेशा ध्यान रहे ह्रस्वई लगाना है और ईशः में दीर्घई, तो क्या हो जाएगा गिरीशः। ठीक है। अब उसके बाद क्या है सतीशः। तो सती धन ईशः। देखिए यहाँ दोनों में बड़ी है और यहाँ भी दोनों में बड़ी है, इसमें भी बड़ी और इसमें भी बड़ी। समझ में आया? इसीलिए यहाँ केवल ब्रैकेट में उसके निशान दे दिए गए हैं, पहचान केवल दिए गए हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। अब दिया है अधीश्वरः। अधीश्वरः में ह्रस्वई है और दीर्घई है, यानी जब हम अधि लिखेंगे तो उसमें ह्रस्वई लगाएंगे, अधन ईश्वरः करेंगे, तब होगा अधीश्वरः। समझ में आया? अगला समझ लो, आ गया समझ में तो। नदी धन ईशः। नदी धन ईशः, तभी तो यहाँ लिखा है बड़ी और यहाँ भी बड़ी, यानी दोनों में दीर्घई, तब जाके हुआ है दीर्घई। नदी धन ईशः बराबर नदीशः। अगला उदाहरण क्या है गिरीन्द्रः। इसमें देखिए बच्चों यहाँ ह्रस्व है और यहाँ भी ह्रस्व है, यानी हमें गिरी लिखना है तो उसमें छोटी ही लगाना है और इंद्र लिखना है तो इसमें भी छोटी ही लगाना है। गिरिधन इंद्र बराबर गिरिंद्र। देखो ये दोनों छोटी के मिलने से यहाँ बड़ी हो रही है, दीर्घ हो रही है। ठीक है। अब चलते हैं मुनीशः की ओर। अब मुनीशः में ह्रस्वई है और फिर दीर्घई है, यानी मुनि शब्द में हमें छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है। मुनि धन ईशः हो जाएगा मुनीशः। चलिए अब दिया है अनुदितः। क्या दिया है अनुदितः। यहाँ दिया है ह्रस्व और ह्रस्व दोनों में ही छोटा ऊ रहेगा, यानी पहला पद जो है ऐसे लिखेंगे अनुधन उदितः। तभी तो कह रहा है कि जब ह्रस्व ऊ के आगे दीर्घ ऊ, चाहे दीर्घ ऊ के आगे ह्रस्व ऊ, या ह्रस्व के आगे ह्रस्व ऊ, या दीर्घ ऊ के आगे दीर्घ ऊ आए तो दीर्घ ऊ ही होता है। ठीक है। तो इसमें ह्रस्व ऊ के आगे ह्रस्व ऊ आया है तभी दीर्घ ऊ हुआ है। अब अगला उदाहरण क्या है शुक्ति। इसमें भी ह्रस्व ऊ है, इसमें भी ह्रस्व ऊ है। शुक्ति यानी शु धन उक्ति। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये स्वर में, यहाँ पे मात्रा में प्रयोग होता है, यहाँ पे स्वर में प्रयोग होता है। दोनों के मिलने से होता है बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा ऐसे लगती है, तो हो गया शुक्ति। देखो स्व में उक्ति लगी है, शुक्ति हो गया बड़ा ऊ लगने से। अगला है लघुत्तरः। लघुत्तरः लघु धन उत्तरः, यानी संकेत है कि दोनों में छोटा ऊ ही है, तो हम तोड़ते समय क्या करेंगे, यानी संधि विच्छेद करते समय लघु धन उत्तर कर देंगे। ठीक है, तभी तो होगा लघुत्तरः। अब इसके बाद है सिंधुर्मी। यहाँ है छोटा ऊ सिंधु में और उर्मी में है बड़ा ऊ। तो यहाँ आपको आसानी से समझ में आ गया कि सिंधु में छोटा ऊ लगाना है और उर्मी में बड़ा ऊ लगाना है। आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है धातुष्मा। इसमें है ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। धातु धन उष्मा।
अच्छा, उष्मा में छोटा ऊ होता है कि बड़ा ऊ होता है? बड़ा ऊ होता है। ठीक है, यहाँ धातु धनुष्मा बराबर होगा धातुष्मा। इसी तरह से बेटा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा और सारे शब्द भी आप लोग स्वयं से बना पाएंगे। यहाँ दिया है ह्रस्व ऊ और यहाँ दिया है दीर्घ ऊ, यानी मधु में ह्रस्व ऊ और उष्मा में दीर्घ ऊ। मधुधन उष्मा बराबर होगा मधुष्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला शब्द है वधूपकारः। यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ है, यानी पहले हम वधू लिखेंगे, बड़ा ऊ करेंगे, फिर लिखेंगे उपकार। ठीक है, अब यहाँ देखिए ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिल करके हो गया, यानी दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिल करके हो गया दीर्घ ऊ, वधूपकार। अगला शब्द क्या है? अगला है वधूत्सवः। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, बड़ा ऊ है फिर छोटा ऊ है, यानी वधू, और वधू में हमेशा बड़ा ऊ ही होता है बच्चों। वधूधन उत्सवः, शब्द क्या बनेगा? वधूत्सवः। उसी तरह से अगला पद है वधूर्मी। तो आप लोग बताओ कि क्या होगा, क्या लिखें? वधू धन ऊर्मे। क्या लिखेंगे? वधूधन ऊर्मे है, यानी वधूर्मे है। उसके बाद है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, दोनों का उदाहरण इसमें दिया है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, यानी कि पहले लिखेंगे भू, उसके बाद लिखेंगे ऊर्ध्व। ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा भूर्ध्वः। ठीक है, अगला पद है भूष्मा। क्या है? भूष्मा। इसमें दोनों में बड़ा ऊ है, दोनों में बड़ा ऊ, यानी भूधन उष्मा, भूधन उष्मा। ठीक है, और उसके बाद है शरयूर्मी। यहाँ देखिए दोनों में बड़ा ऊ है, शरयूर्मी में दोनों में बड़ा ऊ है। सरयू, सरयू एक नदी का नाम है। धन उर्मी, उर्मी माने होता है तरंग, लहर। ठीक है, सरयूर्मी। ठीक है, ये थे आज के दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, और इस तरह से आप लोगों ने आज पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। टेक्निकल इशू के कारण लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।